चलिए, तो हॉट स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे सेगमेंट में हम लोग जो पूरे इंटरडे के दौरान, आने वाले दिनों के दौरान, जहाँ पर जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है, और ख़ासतौर पर हमारे एक्सपर्ट्स की जो प्रेफरेबल पिक्स होती है कि कहाँ पर आपको खरीदारी के मौके दिख सकते हैं, यहाँ पर कमाई का मौका दिख सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं लोकेश सर से। लोकेश सर, सबसे पहला जो स्टॉक निकल के आ रहा है वो मीशो को निकल कर आ रहा है। मीशो में ब्लॉक डील को लेकर खबरें आई हैं और करीब 957 करोड़ की ब्लॉक डील होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे जो सेलर शेयर होल्डर हैं वो करीब वाई कोम्बटूर का जो है वो नाम निकल कर आ रहा है यहाँ पर, और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है 1.05% हिस्सेदारी जो है वो बेचा जाएगा यहाँ पर सेलर के ज़रिए, जो कि जितनी हिस्सेदारी जो है 1.05% की है। और मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोर प्राइस है वो 197 रुपीज़ के आसपास का है, यानी क्लोजिंग प्राइस से 4% डिस्काउंट पर जो है साफ तौर पे मिल रहा है। और टर्म शीट के मुताबिक सेलर पर 30 दिनों का लॉक इन भी रहेगा यहाँ पर। तो ये सर पहली खबर है मीशो को लेकर। सर मीशो में सर क्या करना चाहिए? हमने देखा अर्बन कंपनी में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला फ्राइडे को। यहाँ पर बहुत सारे नए ज़माने की कंपनियों पर फोकस हो रहा है। सर मीशो कहाँ आपको टिकता हुआ दिख रहा है? और दूसरा जो ब्लॉक डील हुई है, ऐसे में क्या सलाह रहेगी सर, होती हुई दिखेगी जो? मीशो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एंड अगर किसी वजह से आपको करेक्शन मिलता है इस ब्लॉक डील की वजह से, अब वो अपॉर्चुनिटी होगी इसको लेने के लिए 197 में जहां पर आप बोल रहे हो, या इसका जो प्राइस है, प्राइस ब्रांड है, वहां तक आ सकता है। अगर वो आता है तो अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को ऐड ऑन करने के लिए। स्टॉप लॉस जरूर 180 के करीब मेंटेन करें। मुझे लगता है इस स्टॉक में जिस तरह से मोमेंटम है, बहुत जल्दी आपको 240 से 250 का भाव देखने को मिलेगा। जो इसका आईपीओ का हाई प्राइस था उसको भी बहुत जल्दी क्रॉस कर सकता है। तो मेरे लिए एक पॉजिटिव स्टॉक है ये अभी के लिए, और काफी अच्छा बेहतरीन चार्ट पैटर्न भी है। करेक्ट, एवरी करेक्शन अपॉर्चुनिटी होगी इसमें लेने की। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक और ब्लॉक डील होने जा रही है लेंसकार्ट को लेकर। और लेंसकार्ट को लेकर जिस तरीके से वैल्यूएशन पे जब वो आया था स्टॉक, काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक जो नंबर्स निकल के आए, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आए। और अब जो है सॉफ्ट बैंक विजन फंड टू लाइट बल्ब जो है यहाँ पर, वो लेंसकार्ट में करीब 2.6% स्टेक जो है वो बेचता हुआ दिखेगा। एक और ब्लॉक डील होने की तैयारी है। डील की कुल वैल्यू करीब करीब आप देखिए आपके सामने 2900 करोड़ यानी कि $300 मिलियन के आसपास की है। फ्लोर प्राइस 365 रुपये प्रति, माफ़ कीजिएगा 635 रुपये, 635 रुपये प्रति शेयर के आसपास का है यहाँ पर। और जो कि क्लोजिंग प्राइस है 4% डिस्काउंट, ये भी 4% के डिस्काउंट पर है यहाँ पे। तो गौरव जी, आप कैसे देख रहे हैं लेंसकार्ट को? और ये जो भाव है 635 का फ्लोर प्राइस, क्या खरीदारी का मौका रहेगा यहाँ पर? हर जी देखिए, लेंसकार्ट जब से लिस्ट हो रहा था तब से ये एक चर्चा का विषय बना हुआ था। मुझे लगता है स्टॉक को अगर हम छोड़ दें, अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो एक फाउंडर मुझे दमदार नजर आते हैं। उन्होंने कई एलिगेशंस भी पिछले दिनों में झेले हुए थे, लेकिन उसके बाद भी जो कंपनी का एक इनोवेशन था, R&D डिपार्टमेंट था, वो एक बेहतरीन काम करता हुआ नजर आया। नए प्रोडक्ट्स लाइनअप भी हमको देखने मिले हुए थे, एंड जिसका सीधा असर हमको रिजल्ट में देखने मिला। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हुए थे, जबकि मार्केट में ये भी चल रहा था कि कंपनी डाउनग्रेड हो सकती है, एक अच्छा खासा स्लिप हमको देखने मिल सकता है निचले स्तर पर। लेकिन बिल्कुल भी उल्टा हुआ है। एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए हुए हैं, एबिटा ग्रो किया हुआ है। मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग आईवेयर डिमांड है एंड इंटरनेशनल बिजनेस जो है कंपनी का, इसने कंपनी को बेहद ज्यादा सपोर्ट किया हुआ है। मुझे लगता है आने वाले समय में अभी ये जो उछाल आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन बिल्कुल यहाँ पर देखने मिलेगा, लेकिन स्टॉक फिर से एक सेकंड गियर पर शिफ्ट हो सकता है। ऊपरी लेवल पर 720 से लेकर 750 तक के लेवल स्टॉक में बिल्कुल देखे जा सकते हैं। तो अभी के लिए लेंसकार्ट में मैं बिल्कुल बुलिश ही मेरा नजरिया है। 640 तक के करेक्शन का आप इसमें वेट कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल आप लेंसकार्ट की गाड़ी में सवार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जानकारी निकल के सर की तरफ से आ गई। अच्छा, मैं आऊँगा लोकेश सर क्वालिटी वॉल्स को लेकर। सर क्वालिटी वॉल्स में ज़बरदस्त धुआंधार सर तेज़ी देखने को मिली है। पीछे खबर आई थी कुछ समय पहले कि भाई एडिबल ऑयल का इस्तेमाल कंपनी नहीं करेगी। अब हम लोग देख रहे हैं एफएससीआई से जो है, एफएससीआई की तरफ से भी बड़े बड़े एक्शंस हो रहे हैं। अब खबर एक और निकल के आई है कि सर जो मैग्नम आइसक्रीम कंपनी है जो नीदरलैंड्स बीवी के हिसाब से, वो क्वालिटी वॉल्स में एक बड़ी हिस्सेदारी जो है वो खरीदती हुई दिख सकती है। अभी तक जो है इसमें पूरी जानकारी जो अपडेट आएगी वो हम लोग करेंगे सर, अपडेट देंगे। लेकिन ये जो है आपका क्या मानना है, क्वालिटी वॉल्स में जो 48 के भाव आया फ्राइडे को, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, कि अभी भी इसमें यहाँ पर जुड़ा जा सकता है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है?
आज जी सबसे पहले तो ये हमारा टॉप पिक में है और हमने एक बार दो बार शायद आपके चैनल पे रिकमेंड भी किया हुआ है 33-34 रुपए में, आज से 1-1.5 महीना पहले। जी। और बहुत बेहतरीन स्टॉक ये स्टॉक लगता है मुझे। एंड वहां से तो ये 40-50% ऑलरेडी चल चुका है। मगर अभी भी मुझे लगता है स्टॉक पे जान बाकी है, बट मोमेंटम काफी तेजी से बढ़ा है, तो कभी भी कोई करेक्शन है तो इस पे लेना चाहिए। मुझे लगता है 45-44 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है जहां पर इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है। और ये रनवे मूव है तो हो सकता है आपको यहाँ से वापिस 50-55 भी चला जाए। तो स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए, अगर 100 रुपए आपको लगाना है 50 रुपीज अभी लगा लीजिए और करेक्शन का इस्तेमाल इंतजार कीजिए। अगर करेक्शन आता है तो उसको इस्तेमाल कीजिए और बाकी 50 रुपए ऐड कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर चल रहा है और आपने मिस किया तो आपको लगेगा अरे मैंने लिया नहीं, और टूट गया तो आपने बोलो आप सोचोगे जब मैंने ऊपर ले लिया आप क्या करें। तो ये स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत तेजी से ऊपर आया है लास्ट 15-20 दिन में। 15 दिन में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर मैं 7 दिन में एक्चुअली ये स्टॉक बहुत जबरदस्त आपको दिखा रहा है। तो हो सकता है कभी भी करेक्शन आए तो वहां पर 50% और नया में अभी इस भाव में 50% ले सकते हैं। स्टॉक अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है 55-60 रुपए जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो अच्छा सर, अगर मिड टर्म का नजरिया तो क्या टारगेट्स दिख रहे हैं आपको? वही 55-60 की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से और भी 20-25-30% हो गया। ठीक है सर, तो सर की तरफ से यहाँ पे जो है क्वालिटी वॉल्स को राय निकल के आ रही है यहाँ पे। अच्छा, कुछ दर्शक पूछे कि हमें 1 साल के लिए अगर निवेश करना हो यहाँ पे मिड टर्म के हिसाब से अगर निवेश करना हो तो क्या सलाह आएगी? तो गौरव जी वैसे भी आप बता दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी आप बताते ही हमारे दर्शकों को कि क्या प्रेफरेबल पिक्स है कैश मार्केट में, और अगर आपका नज़रिया 1 से 2 साल का हो जिन स्टॉक्स के ऊपर, तो वो भी प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं 2 स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला होगा पिट्टी इंजीनियरिंग। पिट्टी इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट पिछले दिनों में हमको देखने मिला हुआ था। 1037 के लेवल के आसपास जो एक ब्रेकआउट था वो बिल्कुल देखने मिला होता। स्टॉक ने ब्रेकआउट सस्टेन भी किया, अभी एक रीटेस्टिंग भी हो चुकी है। मुझे लगता है 1052 के लेवल के आसपास आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले 4 से 5 महीने की बात मैं कर रहा हूं, आने वाले 4 से 5 महीने में 1300 तक के लेवल बिल्कुल स्टॉक में देखे जा सकते हैं। निचले लेवल पर स्टॉप लॉस की बात करें तो एक छोटा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट और स्टॉप लॉस 1000 रुपए का आप इसमें मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर आप आने वाले 1 साल की बात करें तो 1450 तक के टारगेट बिल्कुल स्टॉक में देखे जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा मेरी नजरों में वो है मिधानी। मिधानी हमने कई बार सजेस्ट किया हुआ है। पिछले जो लेवल्स थे जब हमने सजेस्ट किया था वो थे 380 के लेवल, 425 का टारगेट था जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। अभी फिर से यहाँ पर एक री एंट्री की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। 20 EMA के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर अभी स्टॉक खड़ा है। RSI कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बायस ही दिखाता है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे हमको देखने मिले हुए थे पिछले 2-3 सेशंस में। तो 423 के लेवल पर यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर 455 का एक पहला टारगेट आपको मेंटेन करना होगा। 455 पर एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे देखने मिलता है। तो अगर ये ब्रेकआउट अगर आता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है एंड इससे ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो 550 तक के लेवल बिल्कुल यहाँ पर ओपन होने की संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है। जबकि निचले लेवल पर स्टॉप लॉस की बात करें तो 400 का एक 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 स्टॉक्स निकल के आ गए यहाँ पर, और जो गौरव जी की रडार पर है यहाँ पे। और ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से सर, ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिहाज से या फिर जो 1 से 2 साल? बिल्कुल, आप इसको 4 से 5 महीने तक बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। चलिए 4 से 5 महीने होल्ड कर सकते हैं। अंबाला मैम जुड़ गई हैं यहाँ पे। देखिए स्क्रीन के ऊपर भी मिश्र धातु का जो स्टॉप लॉस है 400 और टारगेट 550 का जो है वो निकल कर आ रहा है। अंबाला मैम गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्षी, गुड मॉर्निंग टू ऑल को पैनलिस्ट सभी दर्शकों को सुप्रभात। मैम हम लोग क्योंकि यहाँ पे पूरा सेगमेंट करें तो एक बार पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर अब मैं आपसे यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर प्रतिक्रिया ले लूँगा। मैम एक खबर NTPC ग्रीन के ऊपर मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि NTPC ग्रीन ने 500 मेगावाट की कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी जो है वो हासिल करी है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट के लिए डिस्कवर्ड टैरिफ जो है वो 6 रुपये प्रति यूनिट जो है वो तय होता हुआ दिखा है। इससे कंपनी की जो रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको ज़रूर बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और कंपनी जो है एक बिडर के तौर पे भी हमने देखा है पिछले कुछ समय में काफ़ी बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल किए हैं NTPC ने। मैम कैसे देख रहे हैं आप इस स्टॉक को? बहुत समय हो गया मैम अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक तेज़ी आई थी, एक रैली आई थी, लेकिन उसके बाद मैम एकदम ठंडा रिस्पॉन्स। क्या करना चाहिए? हर्षी ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में आज भी है, तो मैंने रखा हुआ है अभी भी। और इस तरह की न्यूज, जो पहली बात तो जो टैरिफ 6 रुपीज के प्लस का दिख रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। बिकॉज सबसे जो इम्पोर्टेंट सेटबैक रहता है कि अपना जो एनर्जी है वो किस लेवल पर जा रही है। तो मेरे हिसाब से
बेंचमार्किंग जो है इंडस्ट्री के लिए ही बहुत जरूरी थी, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स है फाइनेंसिंग को लेकर के सब लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स की आरओआई जरूर देखते हैं। सो बेंचमार्किंग वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तो फिलहाल अगर आप पूछे कि क्या इसी के बेस पर ही आज के आज नहीं, मतलब तुरंत एक महीने में बहुत बड़ा मूवमेंट करने वाला है क्या, सो आई डाउट। इसका जो मूवमेंट है वो अपने हिसाब से धीरे धीरे चलेगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कह सकती हूँ, सिंस आई एम होल्डिंग इट माय पर्सनल पोर्टफोलियो, टेक इट एज एन डिस्क्लोजर, बट जब भी ये स्टॉक 98 99 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होगा तो एक नई अपसाइड जरूर बनने लगेगी, क्योंकि फिलहाल ये 100 रुपए के नीचे वाली जो सेंटिमेंट है ना, ये इसके लिए नेगेटिव है। तो सेंटिमेंट्स बदल जाएंगे जैसे ये 99 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो, और हो सकता है कि फिर उसके बाद 115 130 की मूवमेंट आ सके। तो अब मैं तो होल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो होराइजन है वो इन्वेस्टमेंट का है। बट फिलहाल अगर आपको आज के इस न्यूज के बाद भी अगर आपको कोई डिप मिल रहा है ना, एंड यू कैन रिवैलिडेट विद सम अदर एज वेल, लेकिन अगर आपको कोई डिप मिल रहा है 3-4 रुपए का, वो खरीदने लायक होगा फॉर अ सीरियस इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर सलाह निकल के आ रही है यहाँ पे। लोकेश सर एक दर्शक है हमारे और कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग लोकेश जी, मेरे पास जो है 45,000 रुपये का टैक्स रिफंड आया है, तो सर इस टैक्स रिफंड को जो है ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और पूछें कि आपके हिसाब से कौन से स्टॉक से जो बेहतर रहेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, टैक्स रिफंड आया है सर, आपका मुबारक हो। और सर क्या आपका मानना है कौन से स्टॉक्स है जहाँ पर इस टैक्स रिफंड का इस्तेमाल किया जा सकता है? आज एक मैं रिकमेंडेशन देने वाला था, मैं वो ही देता हूँ। एंड वो स्टॉक सारे दर्शकों के लिए है, आपके लिए भी है। आप चाहो तो इसमें लगा सकते हो। अब मुझे नहीं पता आपका कैपिटल कितना है, आपको इतना लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये आपका पोर्टफोलियो का 5% या 50% या 100% है, वो आप प्लीज डिसाइड कर लीजिएगा। मैं मान के चलता हूँ आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक 5 से लेकर 10% के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक स्टॉक हमें नहीं पता क्या होता है नहीं होता है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर प्लीज ये चीज को ध्यान रखिएगा। जो स्टॉक में आज लेकर आया हूँ वो भी 40-50 रुपए के बीच में है। लास्ट टाइम हमने क्वालिटी की बात की थी 1-1.5 महीना पहले इस रेंज के प्राइस में। आज जो स्टॉक लेकर आया हूँ उसका नाम है FCL, फिलाटेक्स केमिकल। टेक्सटाइल केमिकल में ये काम करता है, मेनली वाटर ट्रीटमेंट में काम करता है और कई ट्रीटमेंट कंपनीज में यहाँ काम करता है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखेंगे ना इसका, तो बेहतरीन रिजल्ट आया है। अगर अब मैं ध्यान से याद रख पा रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं खोल ही देता हूँ जी। इसमें जो आप देखोगे जो जून 2025 में इनका जो सेल था 137 करोड़ का था, जो बढ़ के 377 करोड़ जो है, मतलब ऑलमोस्ट 200 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ा है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करूं, 314 करोड़ से 380 करोड़ 377 करोड़, तो वहां पर भी 40% के करीब का जंप आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर में जंप आप अगर देखोगे, नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मोर देन 100% के करीब नेट प्रॉफिट का जंप है। रिजल्ट एक तरफ है, अब आते हैं सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में पिछले 3-4 महीने में चेंजेस हुए हैं, जहां से हमने FTA साइन किया है यूरोप के साथ एंड और भी ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन हो रहा है। तो टेक्सटाइल बिजनेस में एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू मुझे लगता है होते हुए दिख रहा है, और उसका एक केमिकल स्टॉक जो है बहुत अच्छा कर सकता है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है चार्ट में देखेंगे 35-36 रुपए से ये स्टॉक चलने लगा है। 40 रुपए में एक बेस बना रहा था, वहां पर 1-2 महीना रुका, फिर करेक्शन हुआ, 36-37 रुपए आया, वहां से वापिस एक रिवाइवल एंड अब 47 में है। अपने लाइफ टाइम हाई, अपने 52 वीक हाई में ये स्टॉक अभी चल रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा आने वाले टाइम पे कर सकता है। मैं ये कॉल 3 महीने के लिए नहीं दे रहा हूँ, 1 महीने के लिए नहीं दे रहा हूँ, 6 महीने के लिए नहीं दे रहा हूँ। मुझे लगता है 1 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ से अगर डबल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेरे हिसाब से ये डबल भी हो सकता है यहाँ से, तो मल्टीप्लाई के हिसाब से मान के चलिए 1 साल में स्टॉक यहाँ से 90 से 100 रुपये जा सकता है। उसके हिसाब से मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ। मोर देन 100% का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1 से 1.5 साल में, तो उसके हिसाब से लीजिए। बट एक बार में ना रखें, जैसे मैंने स्टार्टिंग कमेंट्री में बोला, 5-6% के ज्यादा आपके पोर्टफोलियो की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए कोई भी स्टॉक पे, इस रेस्पेक्टिव आप कितना बुलिश भी हो स्टॉक पे।
चलिए, तो सर की तरफ से यहाँ पे देखिए फिनोटेक्स केमिकल को लेकर निकल के आई ये राय, और सर फंडामेंटली काफ़ी इस पे साउंड विश्वास कर रहे हैं यहाँ पर। और देखिए जो है सर की तरफ से यहाँ पे स्टॉक को लेकर जो टारगेट्स बड़े दिए गए हैं वो स्क्रीन के ऊपर रख दिए हैं। अब हम लोग गौरव जी के पास चलते हैं। गौरव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपको जाना है यहाँ पर एक दिलीप कुमार जी का मैं सवाल लेना चाहूँगा। HPCL के ऊपर जानना चाह रहे हैं, 388 के भाव पर इन्होंने 485 शेयर्स ले रखे हैं। कह रहे हैं एवरेजिंग कर सकता हूँ या निकल जाऊँ, मुझे बड़ा लॉस हुआ है 910,000 रुपये का। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? बिल्कुल हर जी, एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है कि एक 390 के लेवल तक का वेट यहाँ पर कर लेना चाहिए। इससे ऊपर मुझे एक ब्रेकआउट बिल्कुल यहाँ पर नजर आता है। नीचे अभी करेक्शन की संभावना है 356 तक के लेवल की है, तो ज्यादा करेक्शन की संभावना यहाँ पर नजर नहीं आती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर वेट कर लेना चाहिए। 390 के लेवल के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है, ये सस्टेन करता है, तो बिल्कुल एक 432 तक के लेवल की एक ओपनिंग की संभावना यहाँ पर गेट्स ओपन होते हैं। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल यहाँ पर होल्ड कर लेना चाहिए 432 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राय निकल के आ रही है। गौरव जी प्लीज़ आप साथ ही अपने डिस्क्लेमर शेयर कर दीजिए। जो भी स्टॉक्स आज हमने इस सेशन में शेयर किए हुए हैं या फिर डिस्कस किए हुए हैं, उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट या फिर पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइंट की बिल्कुल इसमें होल्डिंग हो सकती है। तो जो कोई भी इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहता है, बिल्कुल अपने वित्तीय सलाहकार से एक राय मशवरा जरूर कर ले। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे गौरव जी थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। माला मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा। 27 अगस्त को AGM होने जा रही है वोडाफोन आइडिया की मैम, और बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आए हैं, इसलिए भी मैंने इसको लिया है यहाँ पर। और जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें निकलती हुई दिखती हैं। यहाँ पर हम सब जानते हैं कई तरह के करीब 4 से 5 प्रस्ताव हैं जो मैंने अपने दर्शकों को बताए भी थे यहाँ पर। मैम, आप किस तरीके से देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर, क्या मानना है यहाँ पे? क्योंकि ऑडिट जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मंजूरी यहाँ पे देते हुए दिखेंगे, उसके बाद तमाम चीज़ें जो हैं और भी नई चीज़ें नए फैसले आते हुए दिखेंगे। कैसे आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया को? हर्षी, ये एक अटेम्प्ट करने लायक समय, फेल हो गया तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जब बहुत सारी चीजें बज़ में होती है, प्राइस आपको थोड़े से इंसाइट दे रहा होता है, तो देयर इज अ टाइम जहाँ पर एक बार आप रिस्क ले सकते हैं। और रही बात इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, बहुत बड़ा मार्केट है। अब वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और जियो यानी रिलायंस, इनको छोड़ करके आप किसी फोर्थ पार्टिसिपेंट को इसमें नहीं देख पा रहे हैं। और मुझे लग भी नहीं रहा है कि डीप पॉकेट कोई अगर आना चाहे तो फ्यूचर में कोई अलग बात है, बट अभी तो नहीं है। और चाहे फिर बस फिलहाल बस इसको शॉर्ट में यही कि एक बार अगर आपको अटेम्प्ट करना है, मैंने लास्ट वीक बाइंग दिया है 13.70 के पास पे, आज भी अगर उस रेट के आसपास आपको मिलता है तो इट्स एन अटेम्प्ट, एक करना चाहिए। 12.5 रुपए क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 17, 20, 25 ये 3 टारगेट्स के लिए पोजीशन को आप बना सकते हैं। केयरफुली रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस एस्पेक्ट है, या फिर हमारे डे टू डे लाइफ का जो हम बिजनेस हम देखते हैं कि आज आपके हर व्यक्ति के पास में करीब 1 या 2, एवरेज में 2 लोगों के बीच में 3 सिम कार्ड्स मिल जाएंगे आपको। इंटरनेट के बिना आप अपनी लाइफ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते आज के डेट पे। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस। और कहीं ना कहीं अगर आप एक इन्वेस्टर के माइंडसेट से सोचें तो इन स्टॉक्स में बना रहा जा सकता है। तो आज एक वैल्यूएशन ठीक ठाक है, उतना बुरी भी नहीं है। धीरे धीरे कंपनी में मैनेजमेंट के तौर पर बिजनेस को लेकर के जो हम लोग आरपू की बात करते हैं उसमें भी बहुत स्कोप है। तो मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट बिल्कुल आप करिए। 12.5 रुपए से बुरा कुछ नहीं है, जिसके लिए हम एक स्टॉप लॉस के तौर पर लेके चल रहे हैं। एक स्टॉप लॉस लगाइए 12.5 का और एंट्री करिए। इसमें एक बाइंग का व्यू है मेरी तरफ से। चलिए ठीक है, तो मैम की तरफ से यहाँ पर आए वोडाफोन आइडिया को लेकर आ गई। लोकेश सर, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आऊँगा सर, आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि रिलायंस के जो शेयर धारक हैं उनके लिए 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें कंपनी और उसकी सब्सिडरीज़ के जो मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो शामिल है। कंपनी ने अपने कारोबार के लिए दायरे में यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव, फर्टिलाइज़र, एग्रोकेमिकल भी जोड़े हैं यहाँ पर। इस रिलायंस के संभावित नए बिजनेस के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर एक्सपेंशन का रास्ता जो है वो खुलता हुआ दिखेगा। सर रिलायंस इंडस्ट्री, सर आपका क्या मानना है यहाँ पर? और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख ही नहीं है काफ़ी समय से, सर क्या करना चाहिए? एक्यूमुलेशन की राय रहेगी यहाँ पर? जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं उनके लिए एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है ये स्टॉक अभी।
मगर बहुत अच्छा सपोर्ट जोन 1250 1240 के पास है, तो उसका स्टॉप लॉस लगाया, जो ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है रिलायंस के हिसाब से। और मुझे लगता है 1500-1600 रुपए आपको 3 से 6 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। एक बार इसका जियो का आईपीओ का डेट आ जाए, जितना मुझे पता अभी तक आया नहीं है, अगर वो डेट आ जाता है तो मुझे लगता है तब रीरेटिंग हो सकती है, तब मुझे ये स्टॉक 1800 प्लस होते हुए दिखेगा। इसका रीजन शायद मैंने आपसे बात की थी, क्यों मुझे लगता है रिलायंस जी सर। चलेगा। मैं बड़े स्टॉक ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, बट फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर कोई स्टॉक 40-50% चल सकता है, ऐसा दामदार लगता है, उसमें से रिलायंस एक है, और बड़े स्टॉक में से, और इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक में से। जी तो अभी धीरे धीरे अकुमुलेट करें, अभी कोई मोमेंटम नहीं है स्टॉक पे, बहुत जल्दी से चलने वाला भी नहीं है ये। न्यूज बेस में कभी थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे चलेगा, बट एक बार मुझे लगता है जियो का एक बार डेट आ जाए तो इसमें मुझे लगता है रीरेटिंग हो सकती है, तब एक बड़ा मूव आपको एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो उस चीज को ध्यान रखते हुए धीरे धीरे अकुमुलेट करें। सर, बल्कि मुझे याद है रिलायंस के आपके जो टारगेट्स और जो आपने जो निफ्टी के टारगेट्स दिए हैं वो मुझे याद है, और जो सिर्फ अभी भी इंटैक्ट है सर। जी बिल्कुल मैं वापस दोहरा देता हूँ निफ्टी का टारगेट 28,500 फॉर दिस ईयर, 33,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। अब अभी थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम रह गया है, हम सितंबर में आ गए हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने में हम बात कर रहे हैं 2000-2500 पॉइंट चलने का। तो अब देखिए, वो अगर रिलायंस चल जाए तो वो भी चल जाएगा, एंड तो है अभी तो हम अभी भी जारी है, बट लास्ट 2.5-3 महीने में हुआ क्या है, एकदम साइडवेज मार्केट होने की वजह से और थोड़ा टाइम फ्रेम में भी ऊपर नीचे हो जाए, बट चांसेस बहुत ज्यादा इसी साल हो जाए 28,500। सॉरी, मैं 2000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये 4000 पॉइंट डिफरेंस है हमारा 4000 पॉइंट दूर है हम अभी, बट यस अभी भी मैं बुलिश हूँ निफ्टी में, और साथ में नेक्स्ट ईयर में 33,000 का टारगेट भी पूरे चांसेस है 33,000 आ जाए, बट इन शॉर्ट अपर डायरेक्शन रहेगा मार्केट। बहुत अच्छी बात है सर, इस तरह की स्थितियाँ बनती है तो बहुत अच्छी बात है। अंबाला मैम, मैं आपके पास आना चाहूँगा मैम। अपोलो माइक्रो सिस्टम पे मैं आऊँगा क्योंकि इस पर खबर भी है, बेसिकली खबर यही है यहाँ पर कि सेबी की तरफ से जो है यहाँ पर अपोलो माइक्रो सिस्टम के जो मैनेजर हैं उनको सेबी की तरफ से एक लेटर मिलता हुआ दिखा है। मामला प्रीमियर एक्सक्लूसिव में कंपनी के प्रस्तावित ओपन ऑफर से जुड़ा हुआ है। ओपन ऑफर के तहत जो है करीब 1,40,00,000 तक की इक्विटी शेयर्स खरीदने का प्रस्ताव है। अब इस मामले में सेबी की प्रक्रिया और आगे की मंजूरी पर नजर आएगी। हालांकि जो हम सब जानते हैं, खबरें हम लोगों ने लगातार अपडेट की हैं मैम, तो एक तो अपोलो माइक्रो सिस्टम पर आपका नजरिया, दूसरा कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर मैम, जहां पर हमारे जो दर्शक हैं उनको फोकस करना चाहिए? ऑलराइट, एक तो अपोलो माइक्रो पर ही पहले बात कर लेते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए, लिटिल बिट कूल ऑफ इन प्राइस, एंड करंट जो प्राइस क्लोज हुआ था सीएमपी पिछले सेशन का 384 है। न्यूज बस है, सब ठीक है, बट 350-360 समथिंग जो हम दोबारा अटेम्प्ट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और मैं दोबारा वहां पर एक बार फिर से अपने लिए, अपने जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगी। अगर ये नहीं होता है और पहले स्टॉक जाकर के 410 के ऊपर सस्टेन होने लगता है, तो फिर भी हम दोबारा बाइंग के व्यू यहाँ पर लेंगे। देखिए, बिजनेस इस कंपनी का ऐसा है कि आपको, मैं इसको अगर वन वर्ड में कोट करने की कोशिश करूं, सो दिस इज समथिंग यू कैन होल्ड इन योर पोर्टफोलियो फॉर मिड टर्म। अगर आप स्विंग ट्रेड के चक्कर में पड़ेंगे तो मुश्किल जाएगी, बिकॉज इट्स क्वाइट वेरी हाई बीटा काउंटर। तो फिलहाल सस्ता होने पर खरीदारी का व्यू है, या फिर 410 के ऊपर भी खरीदारी का व्यू है। रही बात न्यूज की, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इसमें पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो सस्टेन होना चाहिए। बाकी मैं इस अगर एक ही टारगेट पे देना चाहूँ तो 650 रुपए के टारगेट के लिए ये 2 लेवल्स मैंने दिए, या तो 350 या फिर 410, जहां मिलेगा खरीद लेंगे 650 के टारगेट के लिए। 650 तक के टारगेट्स देख रहे हैं मैम अपोलो माइक्रो सिस्टम में? हाँ जी, बिजनेस वैसा है, बज है, मार्केट में प्लेयर्स कम है। देखिए, कई बार क्या है, आप बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव रह सकते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड कि आपके साथ में कौन खड़ा है, आपके मार्केट के आपका कंपटीशन किससे है, उससे भी ज्यादा आपके प्रोडक्ट की फिलहाल बज क्या है। तो कई बार मार्केट हर बार ये होता है कि फ्यूचर में जो हो सकने वाला होता है उसको हम बहुत ज्यादा प्रीमियम में प्रेजेंट में लिव करते हैं, एंड दिस इज अबाउट द प्राइस। तो प्राइस मेरे हिसाब से उन चीजों को पॉजिटिवली ही लेगा, क्योंकि इसके प्रोडक्ट ठीक ठाक है और जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वहां पर बहुत ही अच्छा फंड फ्लो मार्केट से आ रहा है, गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो सारी चीजें जो है, इसके समीकरण जो है इसके लिए पॉजिटिव ठहरेंगी। तो डिस्काउंट आने पर तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ब्रेकआउट
के तौर पर खरीदना पड़ा तो फिर वहां पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ जाइए, लेकिन 550 से ज्यादा 550 650 टारगेट्स है एज ए मिड टर्म इन्वेस्टर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दैट्स व्हाट इसका यही नेचर है। दूसरा जो मैंने स्टॉक्स फाइंड किए हैं, जो मैंने अपने मेंबर्स को भी और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी मैंने फाइंड आउट किए, शेयर किए हैं। वन इज SS पावर, जो कि पिछले सेशन में क्लोज हुआ था, SS पावर स्विच गियर्स। तो आज देखेंगे तो दोनों स्टॉक मेरे गियर्स नाम से आएंगे। तो ये है 298 पर क्लोज हुआ, 290-300 इस रेंज में खरीदारी का व्यू बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ से पहला टारगेट हमारे लिए है 330 का, दूसरा है 350 का। कम से कम इतना तो आप चेज कर सकते हैं। एक बार स्टॉक का नाम प्लीज रिपीट कर देंगे। S&S पावर, ओके, स्विच गियर्स, ओके, ठीक है। हाँ, और जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है वो 240 का लगेगा। दोनों ये टारगेट्स को लिए सेकंड टारगेट के लिए ज्यादा सजेशन है मेरा कि होल्ड करना, क्योंकि पहले टारगेट पर आपका रिस्क रिवॉर्ड शायद उतना अच्छा ना बने आपको, तो बेहतर है 350 के लिए रुक जाइए। सेकंड स्टॉक ये भी पब्लिकली रिकमेंडेशन दी है मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी। इट इज RACL। मैंने इससे पहले ये स्टॉक बात नहीं किया है कभी, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम ये स्टॉक मैं आज कवर कर रही हूँ। बहुत पहले, मतलब वो करीब 2022-21 में वो बातें थी तभी की, तो बहुत समय के बाद इस स्टॉक पर मेरी नजर पड़ी एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो निकल गया। तो मतलब जबकि सॉरी IPO के टाइम पर, आई बेग योर पार्डन, तो ये तो बहुत अच्छा निकल गया। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट पे दम है तो वो चल पड़ेंगे। तो RACL गियर पे अभी भी मुझे लग रहा है कि 1512 रुपए का भाव पिछला क्लोज हुआ है। आप कोशिश करिए कि 1500-1515 इस रेंज के आसपास आप खरीदारी के विचार रखें। 1620 और 1700 ये दो टारगेट्स है जो 2-3 हफ्ते के लिए आप देख सकते हैं। अगर 1800 के लिए भी होल्ड करना चाहें तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा लीजिएगा। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर 1350 का हम फॉलो कर रहे हैं। तो एक न्यूली लिस्टेड कंपनी मतलब 25 के आसपास ही आई थी, और एक दूसरी एक वेल सेटल्ड कंपनी है। दोनों ही मेरे को ठीक ठाक लग रहे हैं आज के लिए। चलिए, तो मैम के रडार पर जो है 2 स्टॉक निकल के आ गए, और दोनों के जो स्टॉप लॉस यहाँ पे RACL गियर टेक के 1350 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट 1600 से 1700 तक के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैम की जो राह है स्टॉक के ऊपर निकल कर आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अपने दर्शकों को एक जानकारी देते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी मीशो की। तो मीशो में यहाँ पर जो है ब्लॉक विंडो जो है वो सौदा होता हुआ दिखा है यहाँ पर, और जो देखिए जो फ्लोर प्राइस था वो 197 का था, लेकिन जो भाव यहाँ पर निकल के आ रहा है 200 रुपये के आसपास जो है मीशो को अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो 200 रुपये के भाव पर जो है ये पूरा सौदा हुआ है यहाँ पे। और ब्लॉक विंडो सौदा होता हुआ देखा करीब 4.72 करोड़ के स्टॉक्स के आसपास जो है यहाँ पर नंबर निकल के आ रहा है। तो ये जानकारी हम लोगों ने अपने दर्शकों के सामने रख दी। अब मैं आऊँगा यहाँ पर लोकेश सर के पास। लोकेश सर, एक स्टॉक जो है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज सर, इसको लेकर खबर आई थी यहाँ पर। तो कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसके ऊपर US FDA का जो है अनअनाउंस जो यहाँ पर इंस्पेक्शन होता हुआ दिखा। 13 से लेकर 21 अगस्त के बीच में हुआ। जांच में 10 ऑब्जर्वेशन मिले हैं। FDA का फॉर्म जो 483 होता है उसमें अंतिम कार्रवाई नहीं है अभी तक यहाँ पर, लेकिन कंपनी को जो है इन ऑब्जर्वेशन पर जो है करेक्टिव एक्शन देना यहाँ पर होगा। सर, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज सर आपके रडार पर है ये स्टॉक सर? सर बेहतरीन स्टॉक है ये, एंड वन ऑफ द वेल्थ क्रिएशन स्टोरी अगर कोई पढ़े तो कैप्लिन पॉइंट को पढ़ना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ये जो ऑब्जर्वेशन आया है ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर है, और मुझे लगता है अगर कोई करेक्शन इस वजह से आता है स्टॉक पे तो अपॉर्चुनिटी होगी स्टॉक को लेने के लिए। अगर ध्यान से कभी देखें ना सर, ये स्टॉक सिर्फ 50 रुपए का हुआ करता था 2014 में। 50 वाला 500, 500 वाला 1000, 1000 का 1500, 1500 2000 और 2500, कितना गुना हुआ है आप कैलकुलेट कर लीजिए। 50 का 2500, करेक्ट। तो आप समझ पाएंगे कितना वेल्थ क्रिएट करके दिया है लास्ट 12 साल में ये स्टॉक ने। एंड मेरे हिसाब से बेहतरीन फंडामेंटल्स है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड टेक्निकल्स भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी वजह से आपको करेक्शन मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये जो US FDA से इश्यूज आए हैं ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जो छोटे मोटे इश्यूज आते हैं वो सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी तो मेरे हिसाब से होल्ड करें, और कोई नया लेना चाहे तो करेक्शन में एड ऑन किया जा सकता है।
चलिए, करेक्शन में एड ऑन की सलाह यहाँ पे मिल रही है और सर ने कहा ऑब्जर्वेशंस तो हैं, लेकिन कोई नहीं, जो फंडामेंटली साउंड स्टॉक है तो फिर क्यों नहीं फोकस यहाँ पर गिरावट में किया जा सकता है खरीदारी के तौर पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक दर्शक का मैम मैं सवाल लेना चाहूँगा, अम्बाला मैम। ये हैं श्रीकांत जी हैं शायद, ये कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, JNK बैंक 116 की बाइंग है, क्या करूं, कोई बात नहीं हो पा रही। अच्छा, आगे मैम क्या आपकी सलाह रहेगी? यहाँ पे 116 के भाव पे JNK बैंक को इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया, और 149 के भाव पे चल रहा है बैंकिंग स्टॉक्स। अब आपका 116 200 पे भी गया था, वो गलत, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी आप बहुत अच्छे मार्जिन में हैं। यू हैव अ क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से अगर आप मान लेंगे तो वैसे तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं करता, और आपकी एंट्री के हिसाब से उतना तो आपको समझ में आ रहा है कि अभी आपकी अच्छा मूवमेंट आपको मिल चुका है। एंड जहां पर बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चले, एक्सेप्शनली बहुत अच्छे चले हैं, कुछ नहीं चले बोलना चाहिए, बाकी तो चले, तो उसमें से एक नाम शुमार जो था इसका भी था। तो फिलहाल के लिए मैं आपके लिए सिंसियरली एक स्टॉप लॉस 135 सजेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि बैंकिंग के स्टॉक्स अभी बज में भी हैं, पार्लियामेंट में भी बात हो रही है, अलग अलग कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, कुछ चीजें इनको लेकर के, तो कंसिडरिंग ऑल दैट स्टॉक इन वन प्लेट, एक बार 135 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह जाइए। हो सकता है कि दोबारा से आपका प्राइस वापस से ऊपर की तरफ निकल जाए। यू गॉट टू वॉच वन प्राइस दैट इज 170, 170 के ऊपर ये निकल जाता है तो फिर डेफिनेटली होल्ड करेगा, फिर ये पीछे नहीं मुड़ता। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह, और अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट में हैं। और बैंकिंग की बात करी तो अभी तक जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का एक नोटिस निकल कर आ रहा है, और ये 11 सितंबर 28, 29, 30 को ऑल इंडिया जो है स्ट्राइक करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन दर्शकों के लिए जो बैंकिंग को लेकर तमाम एक्टिविटी से जुड़े रहते हैं, बैंक जाते हैं, और वैसे भी इसके अलावा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सर एक सवाल मैं आपके पास आना चाहूँगा लोकेश सर, और आज दर्शकों को मोबाइल और EMS स्टॉक्स पर भी फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि सरकार ने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 जो है उसको नोटिफाई कर दिया है यहाँ पर, और आप भी देखिए इससे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियों को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है यहाँ पर। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो स्टॉक्स जैसे डिक्सन हो गया, या फिर यहाँ पे केन्स टेक्नोलॉजीज़ हो गया, या फिर यहाँ पे दूसरे जो स्टॉक्स हो गए, यहाँ पे सिरमा, CGS जैसे स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स जो है नाम निकल के आते हैं यहाँ पे, लेकिन देखेंगे किस तरीके का एक्शन देखने को मिलेगा। सर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पे फोकस है, लेकिन दूसरी तरफ सर एक थ्योरी और भी चलती है कि ये जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं वो सिर्फ PLI की वजह से ही बढ़ रहे हैं, कंपनी बढ़ रही है। सर आपका क्या मानना है यहाँ पे, किस तरीके से फोकस किया जाए यहाँ पर सर? सर जी, आप ना आज से 10 साल 15 साल पहले चले जाइए, राइट? तब हम बोलते थे ये चाइना का फोन है, चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, राइट? तो ये चलता था, क्यों? क्योंकि चाइना उस टाइम पे सिर्फ अपना जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनको सपोर्ट कर रहे थे, और वो भी ये असेंबल ही कर रहे थे, तब कुछ बना नहीं रहे थे। मगर वो असेंबल जो होता है ना, वो पहला स्टेप होता है बड़े प्लांट का। तो अभी जब हम असेंबल कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके बैक एंड का काम भी हम धीरे धीरे हम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो PLI स्कीम दिया जा रहा है, इसलिए दिया जा रहा है जो हम सामने वाली जो कंट्रीज है जो ऑलरेडी आगे पहुंच चुकी है उसके साथ कंपीट कर पाए, करेक्ट? मगर जिस तरह से हम जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और बैकएंड में जितना नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं। जो चाइना को 16-17 साल लगा था, टेलीकॉम की बात कर रहा हूं मैं चाइना को साथ कंपीट नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो मोबाइल इंडस्ट्री उसकी मैं बात कर रहा हूं। ये बहुत जल्दी जो बैकएंड के वाले जो प्रोडक्ट है, जैसे स्क्रीन है जो बाहर से आता है, बाकी जो कंपोनेंट है, कैमरा है, वो बाहर से आता है, धीरे धीरे वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। तो आप मुझे नहीं लगता जैसे PLI स्कीम के वजह से ये स्टॉक्स चल रहे हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, साथ में PLI स्कीम हेल्प कर रहा है, और ये ज्यादा दिन की जरूरत नहीं है। ये हेल्प जो है 1-2-3 साल का और में भी चाहिए होगा, उसके बाद ये खुद सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे आगे बढ़ने के लिए। तो आपको बिलीव करना पहले तो आना चाहिए, आपकी कंट्रीज को बिलीव करना आना चाहिए, आपको कंपनी को बिलीव करना आना चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूं इस सेगमेंट में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, चाइना का फोन आज से 15 साल पहले जब हम देखते थे तो हम लेते ही नहीं थे, ये चाइना का फोन है, चाइनीज है, लेना नहीं है,
आज चाइना की क्वालिटी एट पार हो गया, एप्पल भी वहां से बनाता है, सैमसंग भी वहां से बनाता था, करेक्ट, एट पार हो चुका है। तो वैसे ही हम भी उस डायरेक्शन में चल रहे हैं अभी। मुझे लगता है कोई कंपनी अच्छी आप चूज कीजिए, सही वैल्यूएशन दे दीजिए। बहुत महंगा ले लेंगे तो अच्छा चीज भी आपको रिटर्न नहीं देगा। जैसे आप टीसीएस की बात करो, इन्फोसिस की बात करो, लास्ट 15 साल में भी टीसीएस ने रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि सन 2000 में 500 मल्टीपल में पहुंच चुका था ये स्टॉक। तो बाद में लेने के बाद उतना कोई 1-2 गुना 3 गुना हुआ है लास्ट 20-22 साल में, तो कोई रिटर्न नहीं है। एफडी का बराबर का रिटर्न आप देखोगे। तो आप अगर वैल्यूएशन अच्छा दे रहे हो कोई भी स्टॉक पे, तो मुझे लगता है पैसा बन सकता है। तो जितने भी कंपनीज की मैंने बात की, चाहे वो डिक्सन हो, केन्स हो, चाहे वो सिरमा एसजीएस हो, सिरमा एसजीएस मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं क्योंकि मैंने नाम बोल दिया है, हमारे स्मॉल केस पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, वो एक डिस्क्लेमर है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सारे स्टॉक्स। अब यहाँ से सारे विनर्स बनेंगे, मगर इससे टॉप में कौन जाएगा बोलना मुश्किल है, बट डिक्सन आज के दिन पे नंबर 1 प्लेयर है। लेकिन सबसे ज्यादा आपको पसंद क्या आ रहा है सर फिर इस पूरे थीम में? सबसे ज्यादा पसंद तो सारे स्टॉक आ रहे हैं सर। आप ऐसा मत कीजिए ये स्टॉक चलेगा वो स्टॉक, सारे चलेंगे। कोई 5% चलेगा, कोई 3% चलेगा, कोई 2% चलेगा। 5 मतलब 50 हो सकता है, 3 मतलब 30 हो सकता है। चाइना की सर ने बात करी सर, और आप मतलब दुनिया देख रही है इस समय जो रोबोटिक रेस हुई थी अभी रिसेंटली, और दुनिया में मतलब आप देखिए नंबर 1 जो गेम्स हो रहे हैं यहाँ पे, रोबोटिक गेम्स जो हो रहे हैं उसमें चाइना नंबर 1 पे, और मतलब ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जी सर कुछ कह रहे हैं? मैं आपको ना एक थीम आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए भी रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। आप पढ़िए इस चीज को, आपको एक चीज मालूम चलेगा। आपने एक न्यूज पढ़ी होगी आज से 1 महीना पहले, इंडिया चाइना को पीसीबी एक्सपोर्ट कर रहा है जी। और वो 150 गुना बढ़ गया लास्ट 1 साल में, न्यूज में था, करेक्ट, आपको अगर याद हो तो। जी बिल्कुल। अब ऐसा क्या हो गया जो इंडिया पीसीबी चाइना को बेच रहा है और चाइना वो खरीद रहा है, ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली हो क्या रहा है, चाइना का जो पर कैपिटा इनकम है वो 11-12,000 पहुंच चुका है। तो उनका जो लेबर कॉस्ट है वो इंडिया के लेबर कॉस्ट से 5x हो चुका है आज के दिन पे। बाय डिफॉल्ट वो सक्षम है करने के लिए, बट कुछ हाई इंटेंसिटी लेबर वाला जो काम है वो जानबूझ के छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको स्पेसिफिक काम करना है, जैसे आपने रोबोटिक का बात की। और जो वो छोड़ रहा है ना, वो बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया के लिए। तो आप देखोगे कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स, कुछ अदर सेक्टर्स जो है इसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो रहा है, उनका रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ आप भी पढ़िए। मतलब मैं दर्शकों की बात कर रहा हूँ, कभी हम बात कर लेंगे 15-20 मिनट उसमें टाइम दे देंगे, बट आप इस पर पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, तब आपको कन्विक्शन आएगा कि मुझे स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है। तो आप इस सेक्टर को पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली चाइना +1 अब होने वाला है, इस चीज में हो रहा है। कुछ स्टॉक्स हो रहा है, मैंने बीच में कभी बार नाम लिया है, कभी स्टोरी नहीं बताई क्यों मैं स्टॉक बता रहा हूँ। मैं आज वो चीज आपको बता रहा हूँ जो आप ध्यान से पढ़िएगा स्टॉक, इस सेक्टर को, जो मैं थीम बताया है, जो क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ चुका है, तो कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दे रहे हैं। उसमें से मैंने एक तो अभी बता दिया, पीसीबी वाला गेम, तो आप वहां देखिए, आपको मजा आएगा पढ़ने में भी और आपको मजा आएगा स्टॉक आइडेंटिफाई करने में भी। बिल्कुल सर, और ये वाली खबर हम लोगों ने देखी थी और कवर भी की थी यहाँ पर, और ये बात बिल्कुल सही है कि लेबर जिस तरीके से वहाँ पे जो प्राइस है, कॉस्ट है बढ़ती हुई दिखी, तो उसका असर इस वजह से हुआ है। एक इस सेगमेंट में उससे फायदा क्या होगा उनका हुआ, हमने न्यूज पढ़ लिया, हम क्या करते हैं न्यूज पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, उसका फायदा हमें क्या होगा वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिसके दूरगामी प्रभाव जो होंगे वो जरूर। जी अम्बाला मैम कुछ कह रहे थे आप? इसको और भी इजी, मैं सर की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड इट इज। और अभी जिस तरह से जो PLI वर्ड हम लोग लेते हैं ना, इसको और लेमैन की भाषा में अगर आपको समझना है तो इट इज लाइक अ किंडरगार्टन फॉर अ किड। जो फाउंडेशन आप सपोर्ट देते हो बच्चों को स्कूल की आदत लगाने के लिए, राइट? तो हमारी इकोनॉमी में वो चीजों के लिए ये किंडरगार्टन, मैं इसको बहुत बीइंग अ मदर मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ, इट्स लाइक अ किंडरगार्टन फॉर किड्स। तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्योंकि जैसे अभी सर ने चाइना का नाम लिया ना, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड इन पास्ट, कि पहले आपको गवर्नमेंट का पुश देना पड़ता है, एक बार उनको उतनी चीजें मिल गई जो जितना उनको रिक्वायर्ड है, फिर वहां पे कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, फिर एक अलग लेवल की चीज होती है। तो अभी क्योंकि गवर्नमेंट पुश चाहिए, तो आप समझ लो कि बच्चों को जबरदस्ती स्कूल की आदत लगा रहे हो आप, ठीक है? दूसरा चीज, एक और बात,
मतलब इट इज सैड टू हियर दिस, आई एम नॉट हैप्पी विद इट। लेकिन अब चाइना इस चीज में भी हमसे आगे निकल गया है कि हमारी पर कैपिटा इनकम, वैसे तो सेंट्रलाइजेशन हो गया अपने यहाँ पर, बट हम पर कैपिटा इनकम में भी पीछे हैं। मेरी बात को आप इस एस्पेक्ट में समझिए कि आज के डेट में आप मानो या मत मानो, हम वर्ल्ड में अपनी अब आप उसको दिमागी इंटेलिजेंस बोलिए, लेकिन हम अपने हार्डवर्क को, अपने लेबर को वर्ल्ड में हम दे रहे हैं जी। किसी भी कोने पर आप जाइए। तो फिलहाल के लिए इंडिया में स्कोप है, कैलिबर की कोई कमी नहीं है। मैं मतलब कमी नहीं है, थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए एंड गुड कि ये सब चीजें आ रही है। देखिए हर्षी, इस बात को कंक्लूड क्यों मैं इस जनरली सर ने स्टेटमेंट देते मैं नहीं बोलती थी, लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ कि एक बहुत बड़ी मार्केट है। आपने वोडाफोन का नाम जब लिया ना, तो आप सोच के देखो कि क्या आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल बात करिए, आने वाले 5 साल के बाद आपके बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनको एक और डिवाइसेस नहीं चाहिए होंगी। फिर क्या सिम कार्ड और नहीं लगेंगे? लगेंगे। आपके जो पेरेंट्स हैं, क्या वो अपने मोबाइल एंड सिम कार्ड को डिच कर देंगे? नो। थिंक, वो बहुत बड़ी मार्केट है। जो छोटे बच्चे अभी स्कूल में है ना, वो पूरा का पूरा एक लॉट तैयार हो रहा है आपके सिम कार्ड्स यूजर्स के तौर पर, आपके मोबाइल एसेसरीज के तौर यूजर के तौर पर, आपके लैपटॉप्स के यूजर के तौर पर, आपके इंटरनेट कंजप्शन के तौर पर, कंज्यूमर के तौर पर। कितना बड़ा मार्केट इवॉल्व हो रहा है, उसकी तो इन्वेस्टमेंट जरूर होना चाहिए यहाँ पर। और मैम ने देखिए बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझा दी, सर ने भी यहाँ पे क्लैरिटी दे दी। मैम जेएमआर एयरपोर्ट के ऊपर मैं इस सेगमेंट को यहीं पे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर इसको इस सेगमेंट को यहीं पे हॉट स्टॉक्स वाले को समाप्त करेंगे। दरअसल कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अडानी ग्रुप की राइवरी कंपनी है, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे इसको। मैम एक्सपेंशन प्लान कर रही है 9,400 करोड़ के आसपास का। अगले 5 से 7 सालों में 9,400 करोड़ को इन्वेस्टमेंट की जो है वो सलाह जो है बेसिकली जो योजना है वो बना रही है। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करने पर जो है फोकस रहेगा। तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में जो है वो जो है फोकस रह सकता है यहाँ पे। और इनका क्योंकि सरकारी आंकड़े साफ तौर पे कहते हैं कि 14 सालों में भारत का जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो 6 गुना बढ़ा है। तो ऐसे में अपने आप में जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपेंशन प्लान का। मैम कैसे देख रहे हैं आप इसको? जीएमआर अभी हाल फिलहाल के लिए तो थोड़ा वीक है, और जो फिलहाल इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट मिला था उसके बेस पर ऑलरेडी 115 का टारगेट ये दे चुका है। अभी फिलहाल अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है और आप सोच रहे हैं कि आपको 2 से 3 महीने का ही नजरिया रखना है, दिस इज नॉट द राइट काउंटर फॉर दिस पर्पस। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये भी मानिए कि 95, 94 आ सकता है एक बार, वहां पर आप दोबारा अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरे मुंह से इसमें इन्वेस्टमेंट वर्ड ही निकलेगा, बिकॉज जो डेटा है, गवर्नमेंट जो डेटा है, या फिर जो डेमोग्राफिक जो चेंज आ रहा है हमारे ट्रैवल पैटर्न में, वो एक लंबी बात है, लंबी समय की बात है। कम से कम जो चीज 5 साल में आपको स्ट्रक्चर लेगी, शेप लेगी, उस चीज को प्राइस चार्ट पर देखने के लिए भी 2 साल लगते हैं। तो फिलहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो ठीक, बाकी अगर इससे शॉर्ट टर्म व्यू है तो अभी सही समय नहीं है, सस्ते में खरीद लीजिएगा। लेकिन ठीक है, तो हॉट स्टॉक्स वाला जो सेगमेंट है हम उसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं।